Hello students, so in the previous lecture we were talking about the gibberellins, गिबरेलिक एसिड की बात चली थी एंड वी डिड टॉक अबाउट बोल्टिंग. ठीक है, तो अगर स्टेम इलोंगेशन कराना है तो अगर गिबरेलिक एसिड का स्प्रे किया जाएगा इन द प्लांट्स हैविंग रोसेट हैबिट, सो वहाँ पे उनका स्टेम क्या हो जाएगा, इलोंगेट हो जाएगा. ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स टॉक अबाउट द गिबरेलिक एसिड इज आल्सो यूजफुल इन इंक्रीजिंग द फ्रूट साइज. Increase फ्रूट साइज. ठीक है, कौन? सो गिबरेलिक एसिड फ्रूट साइज बढ़ाने के भी काम में आता है. सो जो गिबरेलिक एसिड का जो कमर्शियली अवेलेबल फॉर्म है दैट इज पोमेलिन. कमर्शियली available form of gibberellic acid is pomalin. ठीक है, बिकॉज गिबरेलिक एसिड तो नेचुरली प्रोड्यूस हो रहा है बाय द प्लांट्स. सो अगर आपने फ्रूट्स को पकने से पहले निकाल दिया है, तोड़ दिया है, अपने पास लिया हो, तो उस केस में आपको फ्रूट्स को ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी पोमेलिन की. तभी क्या होगा, तभी जो फ्रूट्स है उनकी साइज आप बढ़ा सकते हो. क्लियर है? सो फ्रूट साइज इंक्रीज में काम में आता है. और कमर्शियली अवेलेबल अगर आप देखो तो जो चीज मिलती है विच वर्क सिमिलर एज गिबरेलिक एसिड इज पोमेलिन. तो पोमेलिन जो है वो बनता है दो चीजों से, दैट इज साइटोकाइनिन एंड गिबरेलिक एसिड. साइटोकाइनिन प्लस गिबरेलिक एसिड मिलकर बनाते हैं पोमेलिन. और साइटोकाइनिन में कौन सा वाला साइटोकाइनिन, तो अगर स्पेसिफिक लिखे तो इट कंसिस्ट ऑफ बेंजाइल अमीनोप्यूरिन. बेंजाइल अमीनोप्यूरिन. और गिबरेलिक एसिड की अगर बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ GA4 एंड GA7 गिबरेलिक एसिड. ठीक है, सो कमर्शियली अवेलेबल फॉर्म जो है गिबरेलिक एसिड का दैट इज पोमेलिन एंड व्हिच इज मेड अप ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स, साइटोकाइनिन्स एंड गिबरेलिक एसिड. now लिखेंगे पोमेलिन इंक्रीजेस द फ्रूट साइज इन एप्पल. ओके, and it also increases शेप. एप्पल में फ्रूट साइज तो बढ़ाता ही है प्लस शेप भी इंक्रीज करता है. ओके, बाय इंक्रीजिंग दी एप्पल, आपको पता होगा एप्पल इज अ फॉल्स फ्रूट. एप्पल जो होता है वो फॉल्स फ्रूट होता है. मतलब एप्पल बनता किससे, इट इज फॉर्म फ्रॉम, apple is formed by thalamus. ठीक है, तो थैलेमस किसका पार्ट है, थैलेमस तो पार्ट है इंटरनोड का. और आपको बताइए कि जो गिबरेलिक एसिड आपने प्रीवियस बोल्टिंग में देखा तो क्या हो रहा था, इंटरनोड वाला जो पोर्शन था, ओके, इंटरनोड को बढ़ा देता है वो, या इंटरनोड का फॉर्मेशन करता है. तो एप्पल जो है वो फॉल्स फ्रूट है और बनता है किससे, थैलेमस से बनता है. थैलेमस इज थैलेमस इज इंटरनोड. ठीक है, थैलेमस खुद एक इंटरनोड है. तो गिबरेलिक एसिड जब डाला जाएगा तो इंटरनोड क्या हो जाएगा, इंटरनोड इज इंक्रीज्ड. एंड व्हेन इंटरनोड इज इंक्रीज्ड, साइज ऑफ एप्पल इंक्रीजेस. ये जो लिखी है मैंने बात यहां पे. ठीक है, फिर एक और चीज में आप गिबरेलिक एसिड यूज कर सकते हो. जैसे ग्रेप्स की बात करते हैं, ग्रेप्स क्लस्टर में होती है और जब ग्रेप्स एक दूसरे को टच करती है ना तो क्या होता है, उनकी ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है, विच इज नोन एज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. अब क्लस्टर में क्यों है, क्योंकि जो ग्रेप्स ग्रो करती है वो स्टॉक पे ग्रो करती है और जो स्टॉक होता है दैट इज वेरी स्मॉल इन साइज. क्या लिखेंगे, grapes they grow in cluster. Why? Grapes
grow in cluster. Why? Because the stalk on which they are growing, the stalk is small. जिस स्टॉक पे वो ग्रो कर रहे हैं वो स्टॉक क्या है, छोटा है, इसीलिए ग्रेप्स क्या करती है, क्लस्टर में ग्रो करती है. नाउ अगर स्टॉक की बात करें तो स्टॉक भी क्या है, स्टॉक भी इज ऑल्सो इंटरनोड. और यहां पे एक और चीज होती है, बिकॉज दे आर ग्रोइंग इन क्लस्टर, grapes touch each other, leading to inhibition of growth. क्लस्टर में ग्रो करती है और एक दूसरे को टच करती है, तो उनमें ग्रोथ जो होती है वो रुक जाती है. एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. इस फिनोमिना को क्या कहा जाता है, इट इज नोन एज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. ठीक है. एंड ऑल दिस इज हैपनिंग बिकॉज स्टॉक जो है वो काफी रिड्यूस्ड है, काफी छोटा है. तो अगर अब ग्रेप के ऊपर आप स्प्रे मारते हो गिबरेलिक एसिड का, ठीक है, गिबरेलिक एसिड इज स्प्रेड ऑन द स्टॉकलेट से, को स्प्रे करते हैं किसके ऊपर, स्टॉक के ऊपर, या फिर आप बोल सकते हो ग्रेप्स के ऊपर. तो क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो स्टॉक है उसकी साइज बढ़ जाएगी. सो व्हेन स्प्रेड स्टॉक साइज इज इंक्रीज्ड, और स्टॉक की साइज अगर बढ़ जाती है तो साइज ऑफ ग्रेप्स ऑल्सो इंक्रीज. ग्रेप्स के साइज भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे. क्योंकि स्टॉक अगर बड़ा हो जाएगा तो ग्रेप एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएगी, और ग्रेप जब तक एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएगी तब तक उनकी ग्रोथ बढ़ती रहेगी. मतलब कांटेक्ट इनहिबिशन देखने को नहीं मिलेगा यार केस में, क्योंकि स्टॉक की साइज क्या हो चुकी है, is absent. Contact inhibition is absent. ठीक है. नाउ एप्पल में यूज कर सकते हैं, ग्रेप्स में यूज कर सकते हैं. एक और चीज, शुगर केन, दैट इज ऑल्सो फॉर्म्ड. एक इंटरनोड ही होता है शुगर केन की. अगर आपको लेंथ बढ़ानी है तो इंटरनोड्स अगर बढ़ जाएंगे. अगर आपको नहीं पता चला व्हाट आर इंटरनोड्स, तो मैं यहाँ पे एक बार बता देता हूँ. जैसे कि इफ दिस इज अ पर्टिकुलर स्टेम एंड यहाँ पे इस तरीके के पोर्शंस होते हैं, नोड्स होती है. दिस आर दी नोड्स जहां से लीव्स ग्रो करती है, ब्रांचेस ग्रो करती है. दिस इज नोड्स, दिस इज नोड्स. तो ये जो बीच का पोर्शन है, दिस इज नोन एज इंटर. ये जो बीच का पोर्शन है इसे क्या कहा जाता है, इसे इंटरनोड कहा जाता है. तो शुगर केन की अगर बात करते हैं, विच इज अ C4 प्लांट, अगर उसकी भी स्टेम साइज बढ़ानी है जो शुगर केन है विच इज अ C4 प्लांट, अगर उसकी स्टेम साइज बढ़ानी है तो आप गिबरेलिक एसिड यूज कर सकते हो. तो स्टेम साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. स्टेम साइज इंक्रीज बाय गिबरेलिक एसिड. और जब ये स्प्रे किया जाता है तो ऐसा नोट किया गया है, जो इंक्रीज होता है यील्ड में, इंक्रीज इन sugarcane yield is 20 टन्स पर एकड़. काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है शुगरकेन यील्ड में जब आप गिबरेलिक एसिड स्प्रे करते हो और उसके स्टेम साइज को बढ़ा देते हो. ठीक है. सो दैट इज अ बिग नंबर, 20 टन्स पर एकड़ इंक्रीज होना. ठीक है. नाउ गिबरेलिक एसिड जो है
It induces flowering in long day plants. जैसे मैंने ऑक्सीन के लिए बताया था कि यार फ्लावर फॉर्मेशन तो नहीं करता, बट अगर करेगा तो इट वुड फॉर्म फीमेल फ्लावर्स. बट इन केस ऑफ गिबरेलिक एसिड, it induces flowering in long day plants, that is LDP. ठीक है. And gibberellic acid forms मेल फ्लावर्स. कौन से फ्लावर्स का फॉर्मेशन करता है? मेल फ्लावर्स का फॉर्मेशन करता है. इसलिए इट कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज मेल स्टेरॉयडल हार्मोन. गिबरेलिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज MSH, that is male steroidal hormone. ठीक है. गिबरेलिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज मेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और मेल स्टेरॉयडल हार्मोन. ठीक है, बिकॉज यहाँ पे जो फ्लावर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, दोस फ्लावर्स आर मेल फ्लावर्स. ठीक है. इससे पहले आपने देखा था ऑक्सीन की अपन बात कर रहे थे तो तुमने फ्लावर्स बताए थे, मैंने बताया था द फ्लावर्स व्हिच आर फॉर्म्ड आर फीमेल. तो अपार्ट फ्रॉम गिबरेलिक एसिड जितने भी हार्मोन्स है, अगर वो फ्लावर फॉर्मेशन करते हैं तो फीमेल फ्लावर्स बनाते हैं. ओनली गिबरेलिक एसिड, यहाँ पे चलो मेंशन कर देते हैं, ओनली गिबरेलिक एसिड फॉर्म्स मेल फ्लावर्स. द रेस्ट, all the flowers that are formed are female by other hormones. ठीक है. It also delays aging. प्लांट्स में जो एजिंग का प्रोसेस होता है, which is known as senescence, उसको भी क्या कर देता है? डिले कर देता है. It delays aging. and जो जुवेनाइल कॉनिफर्स है, जो जुवेनाइल कॉनिफर्स है उसमें इट फॉर्म्स अर्ली सीड फॉर्मेशन. इट कॉजेस अर्ली सीड फॉर्मेशन इन जुवेनाइल कॉनिफर्स. मतलब सीड फॉर्मेशन का प्रोसेस काफी जल्दी हो जाता है. ओके, यंग प्लांट में ही फॉर्मेशन को इंड्यूस कर देता है गिबरेलिक एसिड. ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट गिबरेलिक एसिड. So we have talked about oxine, we have talked about gibberellic acid. Now let's move to the another part, that is the cytokinin. तो cytokinin देख लेते हैं. ठीक है. तो cytokinin की अगर बात करें, so cytokinin को डिस्कवर किया था Skoog and Miller ने. तो लिखिएगा Skoog and Miller took segments of tobacco. Skoog and Miller took segments of tobacco. ओके. और टबैको में कौन सा? टबैको में इंटरनोडल रीजन. internodal region. Skoog and Miller took segments of tobacco's internodal region और फिर क्या किया? And they tried to form callus. So callus क्या है? तो callus is mass of undifferentiated cells. It is mass of differentiated cell, that is known as callus. ठीक है. Now
यहां पे कैलस फॉर्मेशन के लिए स्कूग एंड मिलर ने क्या क्या चीजें यूज करी, तो दे यूज्ड ऑक्सीन, यहां पे उन्होंने यूज किया ऑक्सीन, उन्होंने यूज किया वैस्कुलर टिश्यू, ठीक है, कोकोनट मिल्क, देन द यीस्ट एंड डीएनए एज वेल। तो स्कूग एंड मिलर का जो एक्सपेरिमेंट था, जहां पे उन्होंने टबैको का इंटरनोडल टिश्यू लिया था और उसको कैलस में कन्वर्ट करने की कोशिश करी, दैट इज कैलसिस, मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल। So what they used oxine, vascular tissue, coconut milk, yeast and DNA, ठीक है। Then मिलर जो था, मिलर in his other work Miller extracted DNA, Miller extracted from DNA a compound which can cause cell division। ओके, किसके डीएनए में से? सो डीएनए बिलोंग टू अ फिश दैट इज द हेरिंग फिश। कौन से फिश थी? हेरिंग के स्पर्म से, ठीक है। सो मिलर ने क्या किया, मिलर ने हेरिंग फिश का स्पर्म लिया, उसमें से उसके डीएनए में से एक कंपाउंड एक्सट्रैक्ट किया, एंड दिस कंपाउंड हैड द एबिलिटी ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। एंड ही टर्म्ड दैट कंपाउंड एज compound was named kinetin, compound was named kinetin, ठीक है। सो काइनेटिन यूज टू कॉज सेल डिवीजन, ओके, और ये मिलर ने पता लगा, बट दिस काइनेटिन इज नॉट द एक्चुअल साइटोकाइनिन। अपन साइटोकाइनिन की बात करें, दिस इज द डिग्रेडेड फॉर्म ऑफ साइटोकाइनिन। तो यहां पे मेंशन करूंगा, पहले इसका केमिकल फॉर्म लिख लेते हैं, 6-फॉरफ्यूराइल अमीनोप्यूरिन, 6-फॉरफ्यूराइल अमीनो purine, and this is the degraded form of so not the pure form, it is the degraded form of cytokinin. So Miller was only able to get the degraded form of cytokinin, and he termed that degraded form as kinetin, which is scientifically 6-furfuryl aminopurine, and kinetin is the degraded form of cytokinin. So जो actual pure form extract किया था, that was by Lithium. I'll write this down. Lithium extracted the pure form of cytokinin from corn kernel. ठीक है, क्या लिखेंगे? That lithium extracted pure form of cytokinin from corn
कर्नल, ठीक है, कॉर्न कर्नल, और उसको मकई आप बोल सकते हो, एंड ही टर्म्ड इट एज Z18, और नाम क्या दिया, द नेम वाज Z18. सो जो प्योर फॉर्म था, लिथियम एक्सट्रैक्टेड द प्योर फॉर्म ऑफ साइटोकाइनिन फ्रॉम कॉर्न कर्नल एंड ही टर्म्ड दैट फॉर्म एज Z18. अब Z18 का प्रेजेंस और कहां देखा गया, तो Z18 is formed in fruits, shoots, lateral buds and root tip. Z18 is formed in fruits, shoots, lateral buds and root. ठीक है, तो लेथम ने तो डिस्कवर किया था उसको कहां से, कॉर्न कर्नल में से, बट इट इज ऑल्सो फॉर्म्ड इन फ्रूट, शूट्स, लिटिल बड्स एंड रूट टिप. प्रीकर्सर देखें साइटोकाइनिन का, तो प्रीकर्सर कौन है, so it is a derivative of purines. It is a derivative, मतलब derived or formed. It is a derivatives of purines. और purines में कौन सा वाला प्यूरिन, तो दो होते, एडेनिन एंड गुआनिन होते, तो इट इज द डेरिवेटिव ऑफ एडेनिन. प्यूरिन में कौन सा, तो एडेनिन, मतलब आप बोल सकते हो कि फॉर्मेशन ऑफ साइटोकाइनिन इज डन विद द हेल्प ऑफ एडेनिन. ठीक है, फंक्शन अगर देखें साइटोकाइनिन का, तो सेल डिवीजन आप बोल सकते हो. किस तरीके से, सो फंक्शन इज सेल डिवीजन. किस तरीके से सेल डिवीजन, तो जो साइटोकाइनिन है, साइटोकाइनिन, इट इंड्यूसेस द सिंथेसिस ऑफ cyclines and cyclin dependent kinase, induce synthesis of cyclines and cyclin dependent kinase enzyme. ठीक है, तो साइटोकाइनिन क्या करता है, इंड्यूस सिंथेसिस ऑफ साइक्लिन्स एंड साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस. ठीक है, और ये क्या करते हैं, दे हेल्प सेल टू रीच एम फेज. मतलब अगर सेल को आप हेल्प कर दो टू रीच द सेल फेज, टू द एम फेज, तो अब क्या होगा, दिस वुड रिजल्ट इन द सेल डिवीजन. ठीक है, तो जैसे बताया कि सेल डिवीजन प्रमोट करता, तो किस तरीके से, तो साइटोकाइनिन पहले स्टिमुलेट करेगा किसका, सिंथेसिस ऑफ साइक्लिन्स एंड साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस. ये एक बार हो गया, फिर ये दोनों क्या करेंगे, तो ये दोनों दे हेल्प सेल टू रीच एम फेज. एम फेज इज माइटोटिक फेज, सेल डिवीजन चैप्टर आपने पढ़ा हो तो, एंड दिस वुड रिजल्ट इन दी सेल डिवीजन. ठीक है, सो दिस इज हाउ द साइटोकाइनिन इज गोइंग टू फंक्शन. ठीक है, और देखें तो वी कैन ऑल्सो पुट इट एज इट डिलेज सेनेसेंस, एजिंग जिसे बोलते हैं. या फिर एजिंग. Now if this is the stem and this is the leaf associated, अब क्या होता है कि जब आप कोई ओल्ड लीफ को, दिस इज अ ओल्ड लीफ, जो एब्सिशन करने वाला है, जो गिरने वाला है,
उसको अगर साइटोकाइनिन का स्प्रे दो, साइटोकाइनिन उसके ऊपर स्प्रे करो, तो ये साइटोकाइनिन क्या करेगा, इट वुड, जो स्टेम है वहां से न्यूट्रिएंट्स को लेके आ जाएगा लीफ के पास। तो यहां लिखेंगे लीफ वुड स्टार्ट फंक्शनिंग एज सिंक। सिंक मतलब जहां पे फूड को डिलीवर किया जाएगा। तो यहां लिखेंगे न्यूट्रीन मेटा सॉरी न्यूट्रीन मोबिलाइजेशन, न्यूट्रीन मोबिलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। एंड द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट टूवर्ड्स लीफ इंक्रीजेस। लीफ की तरफ जो फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट है वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। ठीक है, और जो लीफ एजिंग दिखा रहा था वो क्या हो जाएगा, फिर से इट वुड स्टार्ट मैच्योरिंग अप। ठीक है, सो साइटोकाइनिन क्या करता है, डिलेज सेनेसेंस और एजिंग को डिले करता है। एक और पॉइंट यहां पे मेंशन करते हैं, साइटोकाइनिन इज इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल। साइटोकाइनिन इज इन्वॉल्व in formation of chlorophyll। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि क्लोरोफिल के फॉर्मेशन में भी साइटोकाइनिन हेल्प करता है। ठीक है, और ये अपन ने पता लगा है थ्रू बायो एसे। बायो एसे आपको पता है ना, कोई प्लांट में जो केमिकल्स है उनका क्या फंक्शन है उसको पता लगाने के लिए बायो एसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा बायो एसे यूज किया गया है, टू फाइंड आउट दी साइटोकाइनिन इज हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफिल। तो जो बायो एसे यूज किया गया था दैट इज, जिस बायो एसे के थ्रू अपन ने पता लगाया, बायो एसे क्या होता है, इट्स अ टेक्निक टू फाइंड आउट द फंक्शन ऑफ अ केमिकल दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द प्लांट। तो यहाँ पे जो बायो एसे टेक्निक अपन ने यूज करी दैट इज क्लोरोफिल प्रिजर्वेशन टेस्ट। क्लोरोफिल प्रिजर्वेशन टेस्ट वाली टेक्निक को यहां पे यूज किया गया था बायो एसे। ठीक है, ओके। और क्या करेगा साइटोकाइनिन, तो साइटोकाइनिन ओवरकम्स apical dominance, resulting into formation of lateral shoot, resulting in formation of lateral shoot। तो बोल सकते हैं साइटोकाइनिन प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ लेटरल शूट्स। ठीक है, ओके। साइटोकाइनिन सेल एक्सपांशन में हेल्प नहीं करता है। या फिर आई कैन पुट इट एज साइटोकाइनिन only helps in cell expansion of leaf and कोटलीडॉन। ओनली लिखा है मैंने, बाकी मतलब किसी में भी, स्टेम में भी नहीं, रूट में भी नहीं, कहीं पे भी सेल एक्सपांशन में हेल्प नहीं करता है। तो साइटोकाइनिन ओनली हेल्प्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर सेल एक्सपांशन ऑफ लीफ एंड कोटलीडॉन्स। बाकी कहीं पे भी सेल एक्सपांशन में वो हेल्प नहीं करेगा। एंड दिस इज ऑल्सो रिकॉर्डेड थ्रू अ बायो एसे
बायोएसे के थ्रू अपन ने इसके बारे में पता लगाया। और बायोएसे का नाम क्या है? इट इज द रेडिश कोटलीडोन एक्सपांशन टेस्ट। ठीक है, सो कौन सा बायोएसे यूज किया गया पता लगाने के लिए कि यार साइटोकाइनिन सेल एक्सपांशन सिर्फ लीफ एंड कोटलीडोन्स में ही करता है, तो दैट इज रेडिश कोटलीडोन एक्सपांशन टेस्ट। ठीक है, cytokinin is widely used in tissue culture, along with ऑक्सीन। ऑक्सीन के साथ मिलके इसे यूज किया जाता है टिश्यू कल्चर में काफी ज्यादा। ठीक है, अब एक और बात मैं यहां पे बता देता हूं, एक टर्म मेंशन करते हैं एक्सप्लांट। एक्सप्लांट क्या है? पार्ट ऑफ अ प्लांट यूज्ड फॉर इनिशिएशन ऑफ टिश्यू कल्चर। व्हाट इज एक्सप्लांट? पार्ट ऑफ अ प्लांट यूज्ड फॉर इनिशिएशन ऑफ टिश्यू कल्चर। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? एक्सप्लांट कहा जाता है। और अगर इस एक्सप्लांट को अपन यूज कर रहे हैं और एक्सप्लांट में अगर ऑक्सीन और साइटोकाइनिन का प्रोपोर्शन सेम है, तो ये एक्सप्लांट में सेल डिवीजन होगा रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ कैलस। किसका फॉर्मेशन होगा? सेल डिवीजन के थ्रू कैलस का फॉर्मेशन होगा। और अगर ऑक्सीन का प्रोपोर्शन साइटोकाइनिन से ज्यादा है, सो दिस इज गोइंग टू फॉर्म एडवेंटिशियस रूट। कौन सी रूट का फॉर्मेशन होगा? एडवेंटिशियस रूट का फॉर्मेशन होगा। ओके, और अगर साइटोकाइनिन का प्रोपोर्शन ज्यादा है ऑक्सीन से, सो दिस वुड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिशियस शूट। तो दोनों ही आप देख रहे हो केस में प्लांट को क्या मिल रहा है? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, या आप बोल सकते हो मॉर्फोजेनेसिस हो रहा है। क्या हो रहा है? मॉर्फोजेनेसिस हो रहा है। ठीक है, डन। एक और पॉइंट मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, साइटोकाइनिन का लास्ट पॉइंट लिख लेते हैं, दैट इज फ्लावरिंग। तो साइटोकाइनिन फ्लावरिंग इंड्यूस सिर्फ वाटर प्लांट्स में करता है। CK induces flowering only in वाटर प्लांट्स, बाकी किसी में नहीं करेगा, ओनली इन वाटर प्लांट्स। और एक एग्जांपल लिख लेते हैं, लेमना। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट साइटोकाइनिन। आई होप आपको समझ में आया है। ठीक है, सो इन द नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट विद इथाइलिन। सो आज के सेशन में आई विल कीप दिस मच ओनली। सो गो थ्रू द लेक्चर प्रॉपर्ली, अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इन अ प्रॉपर वे। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में आगे देखेंगे, आगे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स और उनके फंक्शन को गो थ्रू करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।